Hello, dear children. It's good to be with you all once again with the next part of our Indian economy from 1947 to 1990. The first part having already been finished on the 5-year plans. As I said, I shall be back with you on the agricultural sector. So today's assignment in the morning, you would definitely have gone through the PowerPoint presentation on the agricultural sector, how agricultural sector moved or how agricultural sector developed, what were its features, etc. during the time period of 1947 to 1990. So definitely, I'm sure by now you would have completed your assignments. You would have gone through the today's work in the form of PowerPoint presentation, and let us therefore now together try and recapitulate what we did in the agricultural sector from 47 to 90. So, as of by now, all of you do know that agriculture played an extremely important role during 1947 to 1990. In fact, it still plays an important role because most of the population is engaged, a large chunk of the population is engaged in the agricultural sector. It makes a substantial contribution to our gross domestic product. It is a principal source of supply of wage goods. You would have definitely seen the term wage goods. What is a wage good? A wage good is that particular commodity which satisfies the basic needs of the people. Say, for example, the food crops. They are considered the wage goods. So, agriculture is a principal source of supply of wage goods. Definitely, it's a principal sector of employment. Then, source of supply of raw materials. आखिरकार रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं सब इंडस्ट्रीज के लिए कहाँ से आते हैं सब दे कम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर इट इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स इंडस्ट्रीज में जो सामान बनता है उसका एक बहुत बड़ा डिमांड करने वाला सेक्टर जो है उन गुड्स का इंडस्ट्रियल गुड्स का बहुत बड़ा सेक्टर जो एक डिमांड करता है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर में बनने वाली मशीनरी एटसेट्रा एग्रीकल्चरल सेक्टर में टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होती है वो सारा सामान वो सारी मशीनरी ट्रैक्टर्स एटसेट्रा वो कहाँ से आते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सामान बनता है उनको एग्रीकल्चरल सेक्टर डिमांड करता है इट प्लेज अ सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेड हमारा फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट होते हैं इंपोर्ट होते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में कैश क्रॉप्स एक्सपोर्ट होते हैं इंपोर्ट होते हैं हमारे डोमेस्टिक ट्रेड में भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एग्रीकल्चरल गुड्स पहुंचाए जाते हैं और लाए जाते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जान देता है एग्रीकल्चरल सेक्टर क्योंकि बल्क में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बल्क में जो सामान जाता है चाहे वो ट्रेन से जाए चाहे वो बसेस से जाए चाहे इवन बाय एयर जाए तो बहुत सारा एग्रीकल्चरल सामान जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड इट्स अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन क्यों क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जमीन एग्रीकल्चर के काम में आती है तो कंट्री की बहुत बड़ी लैंड इज अ ग्रेट वेल्थ वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है बहुत सारे करोड़ों करोड़ के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर में है वो सारी जो है कंट्री की वेल्थ है सो इट इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वेल्थ सो बाय नाउ वी very well know the importance of agricultural sector in the Indian economy and I'm sure that in the PowerPoint presentation that was shared with you today, you would have gone through the importance of agricultural sector. Now, after this, we know that there have been certain important aspects of the features of Indian agriculture during 47 to 1990. इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होने के बाद भी क्योंकि ब्रिटिशर्स हैड कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज वेरी वेरी लो प्रोडक्टिविटी जमीन के एक ही टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा लोग काम करते थे तो दिखने में तो लग रहा है कि भाई इस खेत के ऊपर 4-5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन अगर उन 4-5 लोगों में से मान लीजिए 3 लोग निकाल भी दिए जाते हैं तो भी उस लैंड की प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड यानी छुपी हुई देखने में तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा 5 लोग काम कर रहे हैं मगर 3 लोगों का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सो दो 3 पीपल are known as disguisedly unemployed so agricultural sector is a huge
area where disguised unemployment exists in India, and especially during 47 to 1990. High dependence on rainfall, मीन्स ऑफ इरिगेशन हमारे टिल 1990 बहुत पुअर थे, और हमारी एग्रीकल्चर की सक्सेस, क्रॉप्स की सक्सेस, प्रोडक्टिविटी की सक्सेस, एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की सक्सेस डिपेंड करती थी कि उस साल या उस दौरान में या उस 5 ईयर प्लान में बारिश कैसी रही. अच्छी बारिश होती थी तो अच्छी क्रॉप्स होती थी, सक्सेसफुल हो जाता था सेक्टर, और अगर नहीं होता था, बारिश अच्छी नहीं होती थी, मौसम ठीक नहीं रहता था, तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फेल हो जाती थी ड्यू टू द लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. When agriculture was being practiced during this period, it was primarily with the aim of, self-consumption by the small farmers. जब ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए तो पहली चीज जो की थी वो थी कि जो लैंड टेन्योर सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया था. लैंड टेन्योर सिस्टम इन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वी नो जमींदारी सिस्टम, उसे एबॉलिश कर दिया था. तो बहुत बड़ी संख्या में मार्जिनल फार्मर्स, छोटे छोटे किसान या लैंडलेस फार्मर्स जिनके पास जमीनें नहीं थी, तो वो लोग जो अधिकतर खेती जो होती थी वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती थी. एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस का दर्जा नहीं मिला था. तो यूजुअली ये माना जाता था कि किसान अगर खेती कर रहा है तो वो अपना भरण पोषण करने के लिए कर रहा है, अपना पेट पालने के लिए कर रहा है, अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए कर रहा है. लैंड होल्डिंग्स वो वेरी वेरी स्मॉल, छोटे छोटे जो जमीनें थी, बटे हुए थे, जमीनें छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, तो उस पर मशीनरी का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा. आप सोचिए, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर कैसे आप ट्रैक्टर चलाएंगे? किस तरह से आप प्रोडक्टिविटी कैसे आपकी बेटर होगी जब आपकी जमीन के टुकड़े जिस पर की खेती की जा रही है छोटे छोटे लैंड होल्डिंग से, छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई है, और वो पार्ट्स भी बिखरे हुए थे, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स थी, एक ही जगह पे नहीं था. एक आधी जमीन यहां थी तो आधी जमीन कहीं और थी. सो इन सब फीचर्स की वजह से वी फाउंड दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज नॉट डूइंग गुड एंड इट वाज नॉट शोइंग अ गुड ट्रेंड. बड़े किसान और उस किसान की जमीन पर काम करने वाला छोटा किसान, जिसे हम टेनेंट कहते थे, द टेनेंट फार्मर, टेनेंट आप जानते हैं किराएदार को कहते हैं. तो बहुत से ऐसे किसान थे, बहुत से क्या अधिकतर ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी जमीनें या तो थी ही नहीं, और अगर थी भी तो इतनी छोटी थी कि वो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर सकते थे. तो वो क्या करते थे, वो बड़े किसानों के खेतों पर काम करते थे, और उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चला रहता था, क्योंकि बड़ा किसान कभी भी छोटे किसान की भलाई का, एक वो जमींदारी सिस्टम हटा तो दिया था, लेकिन वो एक जमींदारी माइंडसेट था, एक्सप्लॉयटेशन चलती थी. अंग्रेजों के जाने के बाद भी 1990 तक भी जमींदारी पेपर से हट चुकी थी, लेकिन फिर भी ये माइंडसेट चला आ रहा था. हालांकि सरकार ने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा काम किया और धीरे धीरे इसमें काफी सुधार आया. हाँ, टेक्नोलॉजी जो हमारी थी इस पूरे दौरान, तो आप समझिए 1947 या 50 भी ले लें, तो 50 से 90 तक तो ऑलमोस्ट 40 साल हो गए. तो ये 40 साल में भी खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों में सुधार नहीं आया बहुत ज्यादा. वी वर स्टिल यूजिंग बैकवर्ड टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. Now, because of all these features during this time period, a great step was taken by the respective governments in the form of agrarian reforms. एग्रीकल्चरल सेक्टर में होने वाले सुधारों की बात हम करते हैं तो हम बात करते हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स की. ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है लैंड रिफॉर्म्स का, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं. लैंड रिफॉर्म्स में पहले तो इंटरमीडियरीज को एबॉलिश कर दिया गया. जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जमींदारी सिस्टम, इंटरमीडियरीज कौन थे? जो अंग्रेजों और किसान के बीच में का लिंक थे. वो किसानों से लगान वसूल करते थे और अंग्रेजों को दे देते थे, तो वो इंटरमीडियरीज थे जिन्हें जमींदार कहा जाता था. तो पहले लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहला सुधार जो किया गया वो था एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. जमींदारी प्रथा को, जमींदारी सिस्टम को बिल्कुल हटा दिया गया. और लैंड रिफॉर्म्स में आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों ने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा. आचार्य विनोबा भावे
वो एक वो वर्धा के रहने वाले थे। वर्धा में आज भी उनका आश्रम है, विनोबा भावे आश्रम, और वो एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने जमींदारी प्रथा को हटाने में और लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल करने में अपनी लेवल पर, एक वॉलंटरी लेवल पर, सरकारी लेवल पर नहीं, सरकार तो अपना काम कर ही रही थी, लेकिन एक वॉलंटरी लेवल पर बहुत बड़ा काम किया। उनका बहुत बड़ा नाम आता है अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। एनीवे, सो एक तो जमींदारी को हटा दिया गया, फिर रेगुलेशन ऑफ रेंट। ये जमींदार पर या ब्रिटिश सरकार पर डिपेंड करता था कि वो किसान से कितना भी लगान वसूल कर सकती थी। अब लैंड रिफॉर्म्स के चलते इस चीज को हटा दिया गया। ये बड़े किसान के हाथ में नहीं था, या उस किसान के हाथ में नहीं था जिसकी जमीन पर छोटा किसान काम कर रहा था, कि वो कितना भी रेंट चार्ज करे। सरकार ने रेंट तय कर दिया। जिस जमीन पर जितनी क्रॉप्स उगाने की क्षमता है जिस जमीन में, उसी हिसाब से जो किसान उस पर खेती कर रहा है वो किराया देगा, वो लगान देगा। अपनी मर्जी से लगान को तय नहीं कर सकते आप। किसान जो कि खेती कर रहा है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तीसरा लैंड रिफॉर्म था कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। जो मैंने आपसे कहा ना, छोटे छोटे से खेत थे, उन सबको कंसोलिडेट कर दिया गया। और कंसोलिडेट करने से क्या हुआ कि जमीन का टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा हो गया। और जब एक बड़ा टुकड़ा हो गया तो उसके ऊपर खेती करना ज्यादा फ्रूटफुल हुआ, ज्यादा प्रोडक्टिव हुआ, मशीनों का इस्तेमाल बेटर हो गया, आउटपुट उससे बढ़ गई। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। द नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म वाज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। व्हाट इज सीलिंग? सीलिंग हम छत को कहते हैं, है ना, ऊपर द टॉप मोस्ट लेवल। तो न सिर्फ छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को कंसोलिडेट किया गया, बल्कि जिन बड़े किसानों के पास एक पर्टिकुलर जमीन से ज्यादा जमीन थी, उसके ऊपर एक मैक्सिमम छत लगा दी गई। भाई अब इससे ज्यादा जमीन आप होल्ड नहीं कर सकते। और जिन बड़े किसानों के पास उस लिमिट से ज्यादा जमीन थी, वो सारी की सारी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। और उस जमीन को किस में बांटा गया? उन किसानों में जिनके पास या तो जमीनें थी ही नहीं, लैंडलेस फार्मर्स, या जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें थी। तो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। एंड फाइनली लैंड रिफॉर्म्स में कोऑपरेटिव फार्मिंग पर जोर दिया गया कि जितने भी छोटे छोटे किसान थे वो लोग अपनी जमीनों को इकट्ठा करें, अपनी जमीनों को जोड़ें और उसके बाद उसमें इकट्ठे मिलकर के काम करें। यानी उसमें सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा था, छोटे किसानों के पास, वो सब अपना पैसा जोड़ें, इकट्ठे ही सीड्स वगैरह लेकर के आए, इकट्ठे ही काम करें, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। जब क्रॉप है तो सारे अपनी क्रॉप्स को इकट्ठे करके मंडी में जाकर के बेचें। इससे सबका खर्चा जो है पहले से कम, क्योंकि लार्ज स्केल पे करने लगे तो खर्चे उनके कम होने लगे, प्रॉफिट्स उनका ज्यादा होने लगे। तो एग्रेरियन रिफॉर्म में सबसे पहला नाम आता है लैंड रिफॉर्म्स का। उसके बाद हमारे आ जाते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में आप सब लोगों ने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें साइंटिफिकली यूज्ड सीड्स, जिन्हें हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, HYV सीड्स कहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया कि भाई क्रॉप जो है खराब ना हो। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाने लगी और मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन, मैकेनाइज्ड मींस मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा कल्टीवेशन के लिए। मतलब बुलक कार्ट से हट करके अब मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ये थे दूसरा एग्रेरियन रिफॉर्म। पहला एग्रेरियन रिफॉर्म कौन सा बताया मैंने आपसे? लैंड रिफॉर्म्स, है ना। दूसरा बताया मैंने टेक्निकल रिफॉर्म्स। और फिर बहुत से जनरल रिफॉर्म्स थे जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज को बेटर किया गया, किसानों को लोन प्रोवाइड करने की सुविधा दी गई, मार्केट्स को बेटर किया गया किसानों के लिए, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज खोली गई। आप जो ये सब्जी मंडी वगैरह देखते हैं, ये सब क्या है? सब्जी मंडी इज इट्स अ रेगुलेटेड मार्केट, इट्स अ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, जहां पर किसान आकर के एक दी गई कीमत पर, जो सरकार निर्धारित करती है, उस कीमत पर अपना सामान वहां जाकर के बेच सकते हैं। तो इन सुधारों के चलते एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट होने लगी। और इस वजह से, इन एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने पाई। ग्रीन रेवोल्यूशन, मैंने आपसे कहा कि
इंडिया जो कि फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता था विदेशों से, इमीडिएटली आफ्टर 1947 हमारे पास अपने खाने के लिए भी फूड ग्रेन्स नहीं थे, हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। और एक समय ऐसा आया था जब कि अमेरिका ने हमें एक ऐसा गेहूं देना शुरू किया जो कि वो वहां पर अपने पशुओं को, वो पशुओं के चारे के रूप में उस गेहूं का इस्तेमाल करते थे। और उसको नाम था PL480, उसे कहते थे उस गेहूं को। तो वो वहां पर अपने पिग फार्म्स में, कैटल फार्म्स में, वो वहां पे पशुओं को वो गेहूं खिलाते थे। और वही गेहूं उन्होंने हमें भेज दिया हमारी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इतने बुरे हाल में थे। तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स से हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये रही, देयर वाज अ स्पर्ट इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। एक बहुत ह्यूज रेवोल्यूशनाइज हो गई क्रॉप प्रोडक्टिविटी हमारे, बहुत सारा एरिया कल्टिवेट होने लगा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हम कमर्शियल फार्मिंग में आ गए, क्योंकि मार्केटेबल सरप्लस बचने लगा। जब क्रॉप बहुत ज्यादा हो गई, जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई, तो किसान को अब सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए उसके पास बहुत था, उसके पास बच जाता था। और ये जो बच जाता था, जिसे मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं, वो मार्केट में बेच करके अब पैसा कमाने लगा। तो किसान का आउटलुक चेंज हो गया अपनी खेती के प्रति। उसने कहा हाँ, मैं इससे बिजनेस कर सकता हूँ, इससे प्रॉफिट कमा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो देश के लिए हुई कि हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। गोल्स में याद कीजिए, 5 ईयर प्लान के गोल्स में सेल्फ सफिशिएंसी एक हमारा लॉन्ग टर्म गोल था। तो यहाँ पर सबसे पहले फूड ग्रेन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी ले। और इस एग्रीकल्चरल सेक्टर को वाइंड अप करने के लिए शायद हमें ये भी देखना पड़े कि कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ प्रॉब्लम आई। तो जहां ये ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से काफी कुछ अच्छा हुआ, लेकिन उसके अपने रिस्क्स भी थे। और एक ऐसा रिस्क था कि बड़े किसान और छोटे किसान के बीच में गैप थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो इस्तेमाल की गई थी टेक्नोलॉजी, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स का इस्तेमाल होता था, जिसमें बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती थी, जिसमें बहुत सारे खाद की जरूरत पड़ती थी, और एक टिपिकल टाइप ऑफ खाद की जरूरत पड़ती थी। ये सारे जो थे वो बड़े किसानों के हाथ में तो था, छोटे किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो बड़े किसान लेकर के चले गए। लेकिन फिर भी इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सपैंड करके छोटे किसानों को भी ये मौका दिया कि वो इन सब चीजों को खरीदें, चाहे वो सीड्स हों, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हों, चाहे वो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हों, वो खरीदें और उसका फायदा उन्हें मिले। सो पेस्ट अटैक से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सीड्स के लिए पैसा दिया जाना, तो ये सारी फैसिलिटी छोटे किसानों को भी मिल गई। सो ऑल इन ऑल हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि 1947 से 1990 के बीच में हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की अनेक प्रॉब्लम्स होने के बावजूद सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया कि हम इंडिया एक फूड ग्रेन सरप्लस कंट्री बन गया। और ना सिर्फ हमारे भंडार भरे हुए फूड ग्रेन्स के, बल्कि हमने पूरे संसार में फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सो दिस वाज अ ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ योर चैप्टर ऑन Indian economy 47 to 90 vis-a-vis agricultural sector. So in this particular chapter we are now left with industry and foreign trade, which should be with you soon. In the meanwhile, please be regular with your work. Take care. I'll get back to you again. Thank you.